हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के जो पहले गद्य गद्य से बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब मालूम है, यानी कि अपने से बड़े जो भैया हैं उसको पहले बड़े भाई साहब बोला जाता है ना। आजकल तो कोई भैया बोलते हैं, कोई कोई नाम से बोलते हैं। तो बड़े भाई साहब, तो इस पाठ के जरिए जो ये प्रेमचंद द्वारा लिखित है, इस पाठ में जो एक बड़ा भाई है और उससे एक छोटा भाई भी है। बड़े भाई के सामने उसे बड़े होने का एहसास है, जिम्मेदारी है। हाँ, लोग सोचते हैं कि मैं बच्चों को अगर डांट देते तो सोचते हैं कि हम भी बड़े होते तो हम भी हमें कोई नहीं डांटता, हम भी अपनी मर्जी से काम कर सकते। ऐसा नहीं है। जब बड़े होने से पता चलता है कितनी जिम्मेदारियां आती है और जो बड़ा होने का एहसास अलग ही है। तो और अपने से छोटे वो ना सीखे, उसका भी ख्याल है। तो इस पाठ में हम लोग जानेंगे जो बड़े भाई साहब, वो भी एक छोटा लड़का है पर अपने छोटे भाई के लिए उसे कितनी कुछ चीजें त्यागनी पड़ती है और आदर्श स्थापित करना पड़ता है। तो हम चले अपने पाठ की ओर। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बनेंगे। तो यहाँ में जो छोटे भाई हैं वो लिख रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई साहब थे वो उनसे 5 साल बड़े थे और सिर्फ 3 दर्जे यानी 3 क्लास छोटे थे। और उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब छोटे भाई साहब जो लेखक है हमारे वो कह रहे उन्होंने शुरू किया था। तो मैंने तालीम माने जो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, उसके मामले में वो जल्दबाजी से काम करना पसंद नहीं करते, माने कि पढ़ाई में थोड़े वो कमजोर थे। हाँ, इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे पर जिस पर आलीशान महल बन सके। जो वो चाहते थे उसका जो माने जो बने, हाँ उस वो मजबूत बने। जो वो चाहते थे उसका जो उसका बेस मजबूत होना चाहते थे। पर 1 साल का काम 2 साल में करते थे, इसीलिए 1 साल का काम 2 साल में करते थे। मतलब पढ़ाई के मामले में वो बहुत मतलब कि कमजोर थे। धीरे धीरे जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बनेंगे। बोले कि अगर बेस ही मजबूत ना हो तो उसका जो आगे का जो भी वो मकान बनाने का अंदर का अगर बेस मजबूत ना हो तो मकान कैसे मजबूत बनेगा, तो उसके खंभे कैसे मजबूत बनेंगे। तो वही कहते हैं अगर ठीक से वो नहीं करेंगे तो उनका पढ़ाई का कैसे होगा। तो बता रहे हैं छोटे भाई साहब, मैं छोटा था वह बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तम तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो जो कह रहे हैं लेखक कि वो छोटे थे और उनके बड़े भाई साहब उनसे तो 5 साल उम्र में 5 साल बड़े थे। तो वो जब 9 साल के थे तो बड़े भाई साहब 14 साल के थे, है ना। और ये उन वो बड़े होने के कारण उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार था कि उनकी उनकी उनको मतलब कि लेखक को निगरानी करना, देखभाल करना और उनको उन पर हक चलाना, हुक्म देना। तो ये समझ लो मने वो बड़े भाई साहब है तो उनका ये हक है। तो ये समझ लो एक तरह का कानून समझो, ऐसा मतलब था। जो भी वो हमसे बड़े हैं तो वो हमें जो भी बोलेंगे हम उनका बात माने, हुक्म माने, ऐसा करके। ये तो परंपरा है, हमारी कल्चर है, हमारी सभ्यता है। तो वैसे ही लेखक कह रहे हैं
वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें अ, कोई ना अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उसकी कॉपी में मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटा तक उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं जमात में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। तो जो उनके जो बड़े भाई साहब थे, बहुत पढ़ने वाले, मतलब हमेशा देखो किताब में ही मतलब किताब खोले वो बैठे रहते थे। और वो शायद दिमाग को आराम देने के लिए, मतलब कि कॉपी में कभी कभी चिड़ियों के, कुत्तों के, बिल्लियों के मतलब कि ऐसे चित्र, मैंने कि ड्राइंग बनाते थे। और कभी कभी एक ही वर्ड को 20 बार, 10-20 बार लिख डालते थे। और कभी कभी कोई शेर हो, अच्छा हो, तो उसको सुंदर मतलब हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखते थे। तो कभी कभी ऐसे ऐसे वर्ड को कितने बार लिखता था, जैसे कि यहाँ में दिया, अमीना, स्पेशल, भाइयों, दरअसल, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। मैंने 1 घंटे तक ऐसे ही लिखते। तो वो सोचते थे कि लेखक जो वो सोचते थे कि कोशिश करते थे इन वर्डों का, इन शब्दों का क्या मीनिंग है, पर उन्हें नहीं मिलता था। तो और उनसे पूछने का साहस भी उनमें नहीं था। और वो 9वीं जमात में, यानी वो 9 क्लास में थे, और लेखक जो थे वो 5 क्लास में थे, यानी 4 क्लास उनसे नीचे थे। तो उनकी उनके वो क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, मतलब कि वो कह रहे कि उनके समझ में नहीं आता। मैं के लिए छोटा मुंह बड़ी बात होगी, है ना। इसलिए वो नहीं कहते थे भाई साहब को, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। उन्हें कुछ कुछ बच्चे का होता है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो कुछ नहीं तो कुछ करते रहते हैं। तो वैसे उनके भाई साहब थे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता। और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इस ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था, केवल था स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। तो यहाँ मैंने कि लेखक को पढ़ने लिखने का मैंने कि बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको पढ़ना लिखना लगता, पहाड़ पहाड़ पार करना ऐसे उनको लगता था। और जैसे ही उनको मौका मिलता तो वो हॉस्टल से निकल कर भाग जाते हैं, वाल वाल को कूद कर चले जाते हैं। कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाते हैं। कभी कोई मिल गया तो मैदान में खेल लेते हैं, कभी दीवार से कूद जाते हैं, कभी कोई गाड़ी के पीछे भागते हैं। तो सब चीज ऐसा करते हैं। और जैसे ही अपने कमरे में आए तो उनके बड़े भाई साहब गुस्से के रूप में, रौद्र रूप में देखकर उनके प्राण सूख जाते हैं। तो वो उनका जवाब सवाल एक ही होता, कहाँ थे। तो मैंने लेखक चाहते थे कि वो छोटे भाई वो चाहते थे कि वो बोले, पर वो बोल नहीं पाते थे कि बाहर खेल खेल रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी। और ऐसा लगता था चुपचाप रहते थे कि हाँ उन्होंने गलती की है, इसलिए गलती की है तो अपराध उनको स्वीकार है।
और इनके और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना थे, स्नेह और रोज से मिले शब्दों में मेरा सत्कार करें। क्या करेंगे अब, भाई साहब तो वो बड़े हैं, उनको तो फर्ज है, उनको डांटना भी है, तो या प्यार भी करना है ना। तो वो तो भाई साहब है, तो उनकी जिम्मेदारी का एहसास है। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गेरा नत्थु खेरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम इतना घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम्हारी अपनी आंखों से देखो, देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हो, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहा हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? तो बड़े भाई साहब जब आते उनसे पूछते कहाँ थे, और उनका जो मतलब कि गुस्से से वो जो भी बोलते थे उनके भलाई के लिए बोलते थे। वो कहते थे कि इस तरह से तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुमको जिंदगी भर पढ़ना नहीं आएगा। हाँ, जो आयरा गहरा नत्थु कह रहा है कि कोई भी जो अंग्रेजी का, नहीं तो फिर कोई भी अंग्रेजी का विद्वान हो जाता है। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ाई पढ़ने से नहीं होगा। तुम अंग्रेजी पढ़ना तो दूर, तुम बोल भी नहीं पाओगे। हाँ, तुम तो और भी घोगा हो, तुम कहाँ से मतलब कि बुद्धू हो, तुम कहाँ से तुम सकोगे? देखते नहीं है मैं कितना पढ़ते रहता हूँ, दिन भर पढ़ते रहता हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें फोड़नी पड़ती, मतलब कि मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ। कितना कुछ तमाशा होता, बाहर में खेल होता है, पर मैं क्या खेलने जाता हूँ? हॉकी क्रिकेट का गेम होता है, बाहर में होता है, पर मैं देखो सिर्फ पढ़ते रहता हूँ। मैंने तो एक एक क्लास में 2 2 साल कर लिया। तीसरा साल में मैं पढ़ा हूँ। और तुम बोल रहे कि तुम खेल कूद के रहोगे तो तुम कभी पास नहीं हो पाओगे और तुम जिंदगी भर इसी क्लास में सड़ते रहोगे, ऐसा बोला। अगर तुमको ऐसे ही खेलना है तो जाओ घर चले जाओ, क्यों बेकार में अपने हमारे दादा की जो कमाई है उसको तुम बर्बाद कर रहे हो? ऐसा करके बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते फटकारते थे, उनके अच्छे के लिए। मैं यही लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे भूति के बाहर, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ रहा था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता, आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। तो लेखक जब ये सुनता तो उसके अंदर एक निराशा भी हो जाती, हिम्मत टूट जाता था। हाँ, वो उसे लगता हाँ मैंने तो गलती किया, खेला हूँ। पर उसे भैया की बातें, भाई साहब की बातें सुनकर ऐसा लगता इतना बड़ा काम है, इतना मैं नहीं सकूंगा, इससे अच्छा है मैं घर में चला जाऊं। लेकिन इतना मेहनत मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा पढ़ना, इतना बड़ा नहीं सकूंगा, ऐसा सोचते। तो कितना देर वो निराशा में रहते, पर बाद में उनकी निराशा के बादल हट जाते और वो सोचते अब मैं जी लगाकर खूब अच्छे से पढ़ूंगा। और मतलब कि इरादा वो बदल लेते।
चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले के से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार के काम करना कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उठ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब। तो जब बड़े भाई साहब की बात का उनको इतना असर होता, पहले तो निराश हो जाते, फिर सोचते नहीं मैं करूँगा। तो फट से वो एक टाइम टेबल बना लेते, और टाइम टेबल बना लेते तो उसमें खेलने का कोई वो नहीं रखते कि 6 बजे उठूंगा, मुंह हाथ धोऊंगा, फिर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाऊंगा। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी कि गणित, मैथ्स पढ़ेगा। फिर 9 से 9:30 तक इतिहास, यानी 9 से 9:30 तक हिस्ट्री, फिर भूगोल यानी ज्योग्राफी, और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से, फिर स्कूल से आके आधा घंटा आराम करके 4 से 5 तक भूगोल, फिर ज्योग्राफी पढ़ेगा, 5 से 6 तक ग्रामर। हाँ, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग करेगा। 6, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, ये सब पढ़ेगा। और 9 से 10 तक हिंदी, और 10 से 11 तक विविध विषय पर फिर विषय। देखो कितना लंबा चौड़ा उसने, लेखक ने, भैया के बड़े भाई साहब की बात में वो प्रभावित होकर उनमें जोश आया और उन्हें टाइम टेबल बनाया, ऐसे ऐसे इस समय में ये विषय पढ़ेंगे। और पूरा सुबह से 6 बजे से पूरा रात को मतलब 10 बजे तक पूरा बनाया उन्होंने टाइम टेबल, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग टाइम टेबल। मगर टाइम टेबल बना एक लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसका अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वही उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। वहां जाते ही मैं सब भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। बोलते हैं कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पे चलना एक बात है। टाइम टेबल तो बना लिया पर उस पर अमल नहीं कर पाया। कि जब जैसे ही उसको ग्राउंड दिखता, वहां से हवा बहती, उसके झोंके, फुटबॉल का मैच होता है, कबड्डी का होता है, वॉलीबॉल होता है, तो जैसे लग रहा वो उसको खींच रहा है और वो उस मैदान की ओर चल जाता है, और सब कुछ भूल जाता, जैसे लगता है कि ये आंख फोड़ टाइम टेबल, ये मतलब कि ये जानलेवा टाइम टेबल और ये आंख फोड़ पुस्तकें किसी को मैंने किसी की याद ना रहती। भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैंने इस तरह से वो खेलने लग जाता, टाइम टेबल भी नहीं मानता, ना पढ़ाई में ध्यान रहता, और उनके भाई साहब को भी उनको फिर बात सुनाने का मौका मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। हम्म, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उधर नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नांगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौन और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। बोला कि मैंने कि भाई साहब, अब भाई साहब उनको डांटते, उनका जब वो करके भी नहीं कर पाता, और वो कोशिश करता भाई साहब की नज़र से बचे, क्योंकि भाई साहब तो मिलेंगे तो फिर फटकारना और बात सुनाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही भाई साहब कहाँ वो दबे पाओ, अंदर में चुपके चुपके आते कि भाई साहब उनको ना देखे। और भाई साहब की बात सुनी तो जैसे लगता उनके प्राण ही निकल गए। हमेशा लगता नंगी तलवार लटकी है, अभी डांट मिल जाएगी। जैसे कि किसी किसी को मम्मी पापा का डर होता है ना, ऐसे गलती कर दिया तो फिर वही गलती किया तो फिर डांट मिलेगी, फिर फटकार मिलेगा, फिर तिरस्कार होगा, फिर खेल कूद का मतलब और वो नहीं कर पाएगा। तो बच्चा है, बच्चा का मन तो खेलने में जाता है। तो वैसे हमारे लेखक थे, है ना।
तो अब तिरस्कार करते बड़े भाई साहब। मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। मतलब कि बड़े भाई साहब डांटते रहते फिर भी वो खेलकूद से हट नहीं सकते, उनका मन खेलकूद में ही लगा रहता। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लूं। आपकी ये घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कना विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। बोले कि जब एनुअल रिजल्ट आया तो लेखक पास हो गया और उनके भाई साहब फेल हो गए और लेखक अपनी क्लास में फर्स्ट भी आया। तो अब उनको सोचा, अब मैं भाई साहब को बोलूंगा, आपका तपस्या कहाँ गया? आप इतना पढ़ते हैं, देखिए मैं मजे से खेल कर भी मैं फर्स्ट आ गया। लेकिन उनके भाई साहब बहुत दुखी थे, तो इसीलिए उनको उनके साथ हमदर्दी हुआ और उनको फिर घाव में मतलब कि नमक छिड़कने जैसा होगा। उनको शर्म आया, नहीं भाई साहब को नहीं बोलना। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। तो अब सोचा कि अब थोड़ा हिम्मत लेखक को आ गया कि अब अगर मुझे कहा ना तो मैं ठीक से भी कह दूंगा उनको कि आप अपने आप को देख लीजिए, मैंने कि आप इतना कुछ करके कौन सा आपने तीर मार लिया और मैं तो खेल कूद कर भी देखिए फर्स्ट आया हूँ। वो हिम्मत नहीं करते, पर वो मतलब कि रंग ढंग से उन्हें साफ जाहिर हो रहा था कि अब उनका आतंक मतलब कि भाई साहब का रौब उन पर नहीं चलेगा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है। क्या उसके भाई साहब, वो सोचा कि अब भाई साहब को करूंगा, भाई साहब भी जान गया, इसको थोड़ा घमंड आ गया, तो उसने बोल दिया कि हाँ, भाप लिया और बोल दिया कि जब एक दिन वो गुल्ली डंडा खेल रहा था, खेल के लौटे तो जैसे कि भाई साहब फिर बोलना शुरू कर दिया कि तुम इस साल पास हो गए, फर्स्ट आ गए, तो तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है, मतलब कि इतना तुम्हारा दिमाग हो गया है, तुमको इतना घमंड आ गया है। बड़े की घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? मैंने कि ये क्या, ये पढ़ गए तो तुमने सोचा तुमने इतना बड़ा तीर मार लिया? हाँ, तुमने तो सिर्फ पास ही किया है। असल चीज तो अभी तुमने नहीं की है। ऐसे करके उनके भाई साहब बोलने लगते। बुद्धि का विकास, जो कुछ पढ़ो अपना अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते थे। आजकल अंग्रेजी का राज्य विस्तार हुआ, बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। तो उनके भाई साहब कहते हैं कि माने कि जो बुद्धि का विकास हुआ, जो कुछ पढ़ा उसको, जो तुमने पढ़ा है समझा है उसका तुम समझो, क्यों तुमने वो लिया है। जैसे रावण का बारे में बोलता है, वो ये पूरा पूरा ये भूमंडल मतलब कि भूमंडल पूरा 3 लोक का वो स्वामी था। उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आज अंग्रेजों ने भी अपना विस्तार अपना विस्तार किया है, मतलब कि अपना अंग्रेजी राज किया, पर उनको चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा थे। समीप उसे उसे संसार के सभी महिम उसे उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसके गुलामी करते थे। उसके आग और पानी के देवता भी
आगे हाँ, उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? तो यहाँ में लेखक बोलते हैं कि तो यहाँ बड़े भाई साहब वही कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, जो भी विद्या लिया है उसको समझना चाहिए। जैसे रावण तो राजा था, अंग्रेजों ने राज अपना विस्तार किया, पर वो चक्रवर्ती नहीं थे जैसे कि रावण था। और बहुत सारे जो राष्ट्र है जिन्होंने अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, वो अभी भी स्वाधीन है। रावण जो था चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महिम अ, उसे कर देते थे। मतलब कि जो बड़े बड़े मतलब कि बड़े बड़े जो जो भी राजा थे, यहाँ तक कि देवता भी रावण से डरते थे। और वहाँ आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे। मगर उसका क्या हुआ? अंत क्या हुआ? घमंड ने तो उसका नाम निशान मिटा, इतना बड़ा राजा होकर भी एक दिन उसका नाम निशान मिटा दिया। उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा, ऐसा उसका हालत अंत में हो गया था। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गए। बोले कि चाहे जो भी हो जाए, जितना भी उसको ज्ञान आ जाए, जितना भी उसके पास पैसा आ जाए, तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना, कभी इतराना नहीं चाहिए। क्योंकि इंसान जो अगर जो करेगा उसका फल तो उसको मिलेगा ही। अगर अभिमान करोगे तो दीन दुनिया दोनों से ही तुम जाओगे, मतलब कि कहीं के भी तुम नहीं रहोगे। शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा, उसे क्या अभिमान हुआ था, ईश्वर उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त है ही। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया। तो इतने सारे उसको उदाहरण दे देता। शैतान देखो उसका क्या हुआ। वो सोचता था ईश्वर से बढ़कर है, पर क्या हुआ, उसको नरक में ढकेल दिया गया। साहिर जो उसका भी अहंकार नहीं हुआ, और भीख मांग मांग कर वो मर गया। तुम तो सिर्फ एक ही क्लास पास हो गए और तुम्हारा इतना घमंड हो गया। अभी से तुम्हारा सिर फट गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके हो, बोले इतना ही घमंड करोगे तो हो गया आगे की पढ़ाई। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटर लगे, ऐसा लग रहा है कि तुम अपना मेहनत से नहीं पास हुए। जैसे लगता ना अंधे के हाथ बटर लगे, उनको कुछ ऐसा मिल गया, ऐसा वो कहते। मगर बटेर केवल एक बार लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। मतलब कि शायद तुम तुक्का मतलब कि ऐसे पास हो गए, तुम बार बार नहीं हो सकते, एक ही बार हो सकते। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, जिससे में कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खा लेना। बोले कि कभी कभी तो किसी कोई निकल ही जाता है तो उससे कोई सफल नहीं होता। सफल तो ऐसा होता ना जो कभी भी फेल ना हो और कभी भी उसका निशाना ना चुके। ऐसा करके वो कहते हैं उसके भाई साहब, कितना उसको फिर से उसको उपदेश देते। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। आठ आठ हेनरी हो गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और नंबर सब नंबर गायब। तो बड़े भाई साहब बोलते हैं कि हाँ तुम तो अभी छोटे क्लास में, मेरे क्लास में आओगे तो तुमको दांते तले पसीना आ जाएगा, तुमको पता चलेगा अलजेब्रा क्या है, ज्योमेट्री क्या है। आठ आठ हेनरी इतिहास में अगर आओगे, हिस्ट्री में, इंग्लिस्तान का माने फॉरेन का हिस्ट्री, आठ आठ हेनरी, हेनरी वन, हेनरी टू, ये सब याद करोगे। कौन हेनरी ने क्या कांड किया था, क्या किया था, ये सब आज याद करना इतना आसान नहीं। उस समय इतना ज्यादा लेंथी पढ़ाई भी होता था। ऐसा होता था मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि पढ़ना पड़ता था, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता। आजकल के पढ़ाई का सिस्टम तो बहुत अच्छा कर दिया, बहुत इजी वे में किया है, पर पहले का बहुत ज़्यादा मैंने वास्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता था, ऐसा था। तो वही कहते इतना आसान नहीं था। एक को याद करो तो दूसरा गायब।
सिफर न मिलेगा, सिफर भी तो किस ख्याल से। दर्जनों से तो जेम हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, मतलब कितने सारे हेनरी, चार्ल्स, जेम्स, विलियम, कितने सारे दर्जन दर्जन, मैंने कि 12 इतना याद करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुमको चक्कर आ जाएगा। आंधी रोग हो जाता है, इस अभावे का नाम भी ना जुड़ते, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम सहारों पंचुम लगाते गए, मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। बोलते कि तुमको मालूम नहीं मेरे पढ़ाई में कितना याद करना पड़ता, तुम्हारा तो छोटा है, तुमको कितने लोगों का नाम याद करना होगा। कितने उसके साथ टाइटल्स है, ये सब तुमको याद करते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब भी करोगे तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया। मुझसे पूछो तो 10 लाख, 10 लाख नाम मैं बता सकता हूँ, ऐसे बोल रही। हिस्ट्री में पढ़ो तो तुमको नानी याद आ जाएगी। अब ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अजब की जगह अजब लिखा दिया, सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अजब अजब में क्या फर्क है, और वेद की बात ही क्यों छात्रों को खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। अब तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन का नाम शिक्षा शिक्षा छोड़ रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। फिर उसके बाद बोले कि उसके बाद ये ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में तो मैंने कि भगवान ही बचाए, ऐसे है ब ज की जगह में मतलब कि जैसे कि ए बी सी डी का जो देता है, उसके बाद जब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए, मैंने कि एक भी उसमें ए बी सी का जो जो भी होता है ना वर्ड, इधर से उधर हो जाने से ज्योमेट्री में क्या होता है, कट जाता है। वो तो है ही, मैथ्स में थोड़ा भी एक वर्ड गलत होगा तो गया। तो बोल रहे कि तो मैंने बड़े भाई साहब बोल रहे कि ये लोग को कौन मैंने सिखाया, जो शिक्षा इन्होंने ऐसा बनाया है। ये लोग छात्रों का मैंने स्टूडेंट का खून ये करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसको घुमा के दिया है या इस तरह दिया तो इसमें क्या फर्क, ऐसा बोलते। थोड़ा भी अगर इधर से इधर हो गया तो नंबर काट देते। ये परीक्षक जो चेक करते हैं उन लोग को मैंने क्या है, पूरा सेम टू सेम वर्ड होना होगा, इसी को तो इसको बोलते हैं रटन, यानी कि रट्टा मार के जो करना है, जैसे ए टू जेड होना है। माने कि ये नहीं है कि बच्चा ऐसे करके फ्लेक्सिबल ऐसे करके लिख सकता है। बोलते हैं इस तरह का करने से क्या फायदा, ऐसे उनके बड़े भाई साहब बोलते हैं। इस रेखा पर लंबा गिरा दो, आधा लंबा से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन तुम दुगना नहीं चौगुना हो या आधा रहे मेरी भला से। मेरी परीक्षा में पास होना है तो सब खुरापात याद करें। बोलते हैं जैसे कि लाइन खींचने का होता है, उसको डबल करो फिर चौगुनी करो, तो ये सब करके क्या मिलेगा, बेकार में दिमाग खराब होता है। लेकिन क्या करें, परीक्षा में पास होना है तो सब तो रट्टा लगाना ही पड़ता है, सब तो याद करना ही पड़ता है, मतलब कितना कुछ डिफिकल्टी है बड़े क्लास में। ऐसे उसके बड़े भाई साहब बोलते हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोए। कौन नहीं जानता कि समय पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का समय पर स्नेह होने लगता है और उससे कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर चाहे पढ़ने लिख कैसे लिखे, जो बात एक वाक्य में कहे जा सकते उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। तो बड़े भाई साहब वही कह रहे, अब निबंध माने कि ऐसे लिखो तो 4 पन्ने से माने 4 पेज से कम ना हो। कॉपी खोलो, कलम हाथ में लो, राम नाम ये सब तो लिखो। मतलब कि कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, माने कि एक टाइमिंग दे देते हैं, पर उसमें लिखो। उसमें लिखो कि अब कैसे संयम करके, माने कि इतना ज़्यादा टाइमिंग में ऐसे करके बैठ के बच्चा लिखता है। ऐसा लगता है कि दूसरों को उस पर स्नेह लगता है, स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति। लेकिन इस जरा सी बात पे 4 पन्ने, तो देखिए अगर कुछ करो तो उसमें तुम माने कि कर सकता है आदमी, लेकिन ये एक 4 पेज में तुम क्या एक छोटा सा टॉपिक में इतना सारा लिख दो, इतना सारा कैसे होगा। हाँ,
जो एक बात मैंने वन सेंटेंस में हो सकता है उसको चार पढ़ने में मैंने कि इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है इतना, वो कहते हैं। मैं उसे हिमाकत कहता हूँ, मैंने बेकार में उनके बड़े भाई साहब के अनुसार। ये कोई किफायत नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस जाए, मैंने कि बेकार में एक ही चीज को बार बार उसको डाल के ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है झटपट कह दे और अपनी राह ले ले, मगर नहीं, आपको चार पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, पन्ने भी पूरे फुल स्कोप आकार के होते कि मतलब कि जैसे कि वो कहते हैं कि उनके हिसाब से कि कोई भी बात झट से कह दो और वो हो जाए, लेकिन ये ऐसे कहो तो जैसे भी लिखने हैं पूरा करना, और फुल पेज में जो उसका मार्जिन अनुसार पूरा उसमें आना पड़ेगा। और भरना पड़ेगा। क्या है ये, छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या, उन्हें स्टूडेंट पे एक टॉर्चर जैसा है, ऐसे करके वो उसके बड़े भाई साहब कहते हैं। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। हम्म समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम न हो। संक्षेप में तो चार पन्ने हुए, नहीं शायद 202 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं, बालक भी इतनी सी बात नहीं समझ सकता, लेकिन इन अध्यापकों की इनकी तमीज भी नहीं, उस पर दावा है कि हम अध्यापक है, मेरे दर्जे में आओगे लल्ला लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ संसार का, मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव, जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए नहीं पछताएगा। तो यहाँ लेखक के जो बड़े भाई साहब बोलते हैं, देखो इतना कुछ होता है। एक निबंध में ही चार चार पन्ने लिखने पड़ते हैं, उसको छट से बोलो वो नहीं है, पूरे पन्ने फाड़ दो लिखवाने पड़ते हैं। और दुख की बातें लिख देते हैं कि टाइम कम है इसलिए 40 पेज लिखो, लेकिन कैसे ये होगा, कैसे इतना मैंने कि तेज होगा। इन अध्यापकों मैंने टीचर लोग को देखो, इतना भी तमीज नहीं है कि बच्चा इतना कैसे करेगा। ऐसा वो मैंने कि कह रहे हैं कि मैंने कि बोल रहा है वो अपने छोटे भाई को, बोले मेरे मेरे मैंने क्लास में आओगे तो तुम्हें इतना पापड़ बेलना पड़ेगा कि तुम्हें आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मैंने ज्यादा देखा है। हम्म कितने लोग ऐसे में फेल हो गए हैं कि मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम इसको गांठ बांध के सम मैंने बांध लो, नहीं नहीं पछताओगे, ऐसा करके वो उनको उपदेश देते हैं छोटे भाई को। स्कूल का समय निकटता, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे मुझे निस्वाद सा लग रहा था, जब पास होने पर वो तिरस्कार हो रहा था तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए गए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जी की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। बोलते कि बड़े भाई साहब ने इतना ज्यादा लंबा चौड़ा दे दिया और आगे की पढ़ाई का उसको और भी डर लगने लगा। वो सोचा मैं पास होने में बड़े भाई साहब इतना सुना रहे, अगर मैं फेल हो जाता पता नहीं मेरा जान ही ले लेते, ऐसा वो मैंने की इतना लंबा चौड़ा उसने इतना भाषण सुना दिया पढ़ाई को लेकर। तो उनको मैंने कि और ज्यादा लेखक को डर लगे। खेल कूद से तो उनका मन नहीं हटता, खेल कूद में था ही, पढ़ाई लिखाई उनको में उतना रुचि तो नहीं थी, पर इतना वो कि अपना टास्क कर लेते थे जाके क्लास में, उनको बेइज्जती ना होना पड़े। और फिर से उनका पहले जैसा बड़े भाई साहब की तरह चुपके मैंने कि चुपके से आना, चोरों की तरह चुपके चुपके खेलने जाना, ऐसा करने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ, कुछ ऐसा संयोग है मैं पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैं बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक सब चाट गए थे। 10 बजे तक इधर, 4 बजे भोर उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हुए। मुझे उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया तो वो रो पड़े।
और मैं भी रोने लगा। पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि का बात कौन टाले। फिर से क्या हुआ, एनुअल एग्जाम है, फिर से लेखा फर्स्ट आ गया और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। अब तो मतलब कि बड़े भाई साहब इतना मेहनत करते सुबह से शाम तक, फिर माने कि पढ़ते ही रहते थे, उतना होने पर भी वो एक एक शब्द भी वो रट्टा लगा ले, फिर भी वो फेल हुए। और छोटे भाई पास हो गया। तो उनकी जो खुशी थी पास होने की वो आधी हो गई, क्योंकि उनके भाई साहब फेल हो गए। शायद वो फेल हो जाते तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उसके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मेरे इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता अवश्य, मगर ये शायद वह उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं धनाधन पास हो जाता और इतने अच्छे नंबरों से। हम्म तो मतलब कि एक अब क्या हुआ था, अब उसके भाई साहब सिर्फ एक क्लास उनसे ऊपर थे। अभी उनको मन में ऐसा भी विचार आ गया था कि छोटे भाई को, कि अब और एक क्लास भाई साहब फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊं, और भाई साहब जो इतनी सारी बातें मुझे सुनाते हैं ना क्लास में पढ़ाई लिखी, तो वो कहाँ रहेगा, वो मुझे डांट ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल से लेखक ने वो खुद मने के जो खराब विचार वो अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि वो तो उनके भाई साहब है, उनको डांटते तो अच्छे के लिए है ना। तो शायद यही डांट का नतीजा है कि शायद ये वो पढ़ते हैं और अच्छे नंबर से आए। भाई साहब की डांट का ही नतीजा है, शायद वो पढ़ने में मन लगाए। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो मुझ खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी। मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था अब बंद हुआ। मुझे कन कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। तो अब क्या हुआ, भाई साहब का लेखक के प्रति मतलब कि जो व्यवहार था कुछ नरम हो गया। और उन्होंने कई मौका भी मिला डांटने का, लेकिन छोटे भाई को नहीं डांटा, धीरज से काम लिया। अब छोटे भाई को भी मैंने थोड़ा हिम्मत आ गया, और मैंने कि अब तो भाई साहब नहीं करते, सोचे उसका फायदा उठाऊं। और वो सोचने लगे अब मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं तो पास हो जाऊंगा, शायद मेरी तकदीर ही बहुत बलवान है, ऐसा मैंने लग पे भी वो सोचने लगे। तो जो भाई साहब डांटते थे थोड़ा बहुत पढ़ते थे, वो भी उनका पढ़ने में मन हट गया। और कन कौवे यानी कि उनको पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, उनकी नजर बचाकर कौन कौवे उड़ाता था, मांझा देता, कन्ने बांधता, पतंग की टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्या सब गुप चुप से हल की जाती। मैं भाई साहब को ये संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया। मैंने कि अब मैंने फिर भी वो भाई साहब को इज्जत देता था, ये नहीं था कि वो फेल हो गए तो उनको नहीं देता। उनका नजर बचाकर वो पतंग उड़ाता, मांझा तैयार करता, उसको रस्सी कैसे बांधना है सब कुछ करता, और पतंग का जो टूर्नामेंट होगा कैसा क्या होगा वो चुप चुप करता। और वो कभी भी बड़े भाई साहब का जो सम्मान था उन्होंने कभी वो सम्मान को बनाए रखा। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवे लूटने बेहताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पाथी की ओर जो मन गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही थी। बालकों की पूरी सेना लगे झाड़ कर बांध दिए उसका स्वागत करने की दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने पास आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के आकाश की ओर उड़ रहे थे, जहाँ सब ना मोटर कारें, ना ट्रम, ना गाड़ियां। मैंने कि एक दिन शाम के समय में वो हॉस्टल से दूर में वो पतंग उड़ाने में मतलब कि मस्त था। और आसमान से जैसे कि पतंग उड़ रहा है, तो वो जो एक पतंग जैसा कट के नीचे गिर रहा है, तो सभी लोग उसके और मतलब कि दौड़े जा रहे हैं, वो जाके
बालों की पूरी सुना जो पूरा जो बच्चे लोग भी है लेकर उस पतंग की ओर जा रहे थे। जैसे कि उड़ा रहे जा रहे हैं, तो कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा है कि ना वहाँ कोई मोटर गाड़ी है, ना ट्राम है, ना गाड़ियां है। तो उसी में सहसा भाई साहब ने मेरी बुद्धि हो गई। जो बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढीले के कनकों लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना। तो सहसा उसके भाई साहब ने लिया और उनका हाथ पकड़ लिया और पकड़ के बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ तुम खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आना चाहिए? अभी तो तुमको थोड़ा सा अपना पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। तुम अभी 8 में पहुंच गए हो, सिर्फ तुम मुझसे एक ही क्लास छोटे हो। अपना पोजीशन का ध्यान रखो। ऐसे बोलने लगे। एक जमाना था, लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल लीचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर, समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान। बोलते हैं कि कितने तो मैंने 8 क्लास पास होके बड़े बड़े जो तहसीलदार बन गए हैं, मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट भी है, समाचार पत्रों के वो लोग संपादक भी माने एडिटर भी है। और तुम 8 में हो अभी। तुम थोड़ा सा अपना पोजीशन का ध्यान रखो और ये बाजारी लड़कों के साथ खेल रहे हो। ऐसा मैंने उनके भाई साहब डांटने लगे। मैं काम करते हैं और तुम उन्हीं 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकों के लिए दौड़ रहे हो। बोलते कि देखो वो लोग कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं और तुम 8 में पढ़कर अभी तुम इन बाजार के लड़कों के साथ पतंग उड़ा रहे हो। ऐसा बोलने लगे। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ल पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। अब उन्हें मुझसे कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन भाई साहब से महज एक दर्जा उनको हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझसे और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उससे बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डीफिल डिलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने की नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा से कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए। तो यहाँ लेखक के बड़े भाई साहब बोलते हैं कि तुम मुझसे एक क्लास ही छोटे हो, लेकिन एक क्लास छोटे होने से क्या हो, तुम मुझसे 5 साल छोटे हो और मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। तुम चाहे अगले साल फेल हो जाओ, अगर यही पोजीशन रहा जो टेस्ट एग्जामिनर का, तो शायद मैं फेल हो जाऊँ, तुम मेरे बराबर हो। फिर भी तुम ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे डांटने का या बोलने का हक नहीं रहा, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। वो तुम भी नहीं हटा सकते, वो भगवान भी नहीं हटा सकते, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। वो तुम 5 साल पहले वो जन्म हुआ था ना, तो वही कहते हैं किताबी ज्ञान पढ़ लेने से तुम बड़े नहीं हो जाते। जैसे हमारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है और हमारे पिताजी 5वीं 6वीं मैंने 5 6 ही पढ़े हैं। हाँ, तो वो वो हमसे क्या, हम उनसे ज्यादा पढ़ने से क्या वो हम उनसे बड़े हो जाएंगे? लेकिन लेकिन हम चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हम समझाने का सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। और देखिए, चाहे हम उनसे बड़े हो जाए, तुम चाहे कल को कलेक्टर भी हो जाओ, कुछ भी मैंने कि बड़े पोजीशन में भी हो जाओ, तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई ही रहूँ। वैसे ही हमारे माता पिता है, वो हमसे पढ़े लिखे नहीं भी होंगे, तो उनको जो हमें सुधारने का अधिकार जो कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा हमें सुधारते रहेंगे। उनका जो हक है, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा और रहेगा। देखिए, इसलिए नहीं कि वो हमसे कि कि हम हमारे मम्मी पापा है, उसलिए नहीं, क्योंकि
उनको हमसे दुनिया की ज़्यादा समझ है, उनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा, और वो हमेशा वो रहेगा क्योंकि वो दुनिया में हमसे पहले आए, वो ज़्यादा जानते हैं ना। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है? आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए? आकाश में कितने नक्षत्र हैं? ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। तो क्या बोलते हैं, अमेरिका में भले ही वहाँ में जो राजा का जो व्यवस्था है, हाँ, और हाँ, आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में भले कितने नक्षत्र हैं, वो बातें उन्हें चाहे मालूम ना हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं उन्हें हम लोग से ज़्यादा मालूम है। उन्हें एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस से ज़्यादा जानते हैं, तो वो तुमको समझाएंगे ही, वो तुमको बोलेंगे ही। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहास, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। बोलते हैं कि भगवान ना करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे, तुमको कुछ समझ में नहीं है, तुम तो सीधा टेलीग्राम मैंने कि डाक दे, एक तार दे दोगे और घर में भेज दोगे, पापा को मैंने कि दादा को बुला लोगे। लेकिन उनका उनको हो तो वो पहले वो किसको बोलेंगे, वो तो फिर कोशिश करेंगे कि बीमारी का वो दूर हो, कैसे हो वो उपाय निकालेंगे, फिर ना हो तो वो डॉक्टर बुलाएंगे। और हम लोग को तो पैसे में हम लोग खर्च चलते हैं, पर उन लोग को इस पैसे में कैसे महीना चलना है, हाँ, कैसे चलाना है, वो लोग ये सोचते हैं, कैसा उन्हें उनको एक्सपीरियंस है, ये बता रहे हैं। जो कुछ दादा भेजते हैं हमें उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। मतलब कि जो भी हमारे पिताजी पैसा हम लोग के लिए हॉस्टल में भेजते हैं, हम लोग 20-22 तक खर्चा कर देते हैं, उसके बाद हम बहुत मुश्किल से चलते हैं, हम उसे कर डालते हैं और पैसे का मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई के मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के लिए निभाया और कुटुंब का पालन किया। इसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। तो वही बोल रहे कि आज तुम्हारे और मेरे ऊपर इतना खर्चा हो जा रहा है, पर उससे कम में दादा ने चलाया और घर चलाया। हम लोग तो कितना हम लोग को देते हैं, तो हम लोग को थोड़े दिन धोबी नाई ये लोग से मुंह चिराना पड़, छुपा के काम करना, क्योंकि उतने पैसे हम लोग के पास नहीं होते। और पिताजी हमारे कैसे घर चलाते हैं, वो भी 9 9 परिवार का इतना कम खर्च में। हाँ, मतलब कि वो मतलब कि वो उनको दे रहे, बता रहे कैसे कैसे लोग चलाते, कैसे उनको माने घर चलाते, कैसे खर्चा करते हैं, ये सब सोचना चाहिए ना। वो उनको कह रहे हैं, और उन्होंने उनका आधा इज्जत और उन्होंने अपना इज्जत कमाया। ये सब देखो, एमए है कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बुरी कहाँ गए, आज तुम थोड़ी खर्च करे, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी में निभाया, कुटुंब का पालन किया, उसमें सब मिलकर 9 आदमी। अब मतलब वो कहते हैं उनके पिताजी के बारे में। अपने हेडमास्टर साहब को देखो, उनके हेडमास्टर जो है एमए है कि नहीं, एमए है कि नहीं, यहाँ एमए के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1,000 को बोले, वो एमए है उनको 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनका घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी दादी, घर कैसे चलाना है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार है, क्योंकि डिग्री पाने से घर के बारे में, दुनियादारी के बारे में एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। पहले खुद घर का इंतजाम करते, फिर खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में नहीं डाला, जैसे घर में लक्ष्मी। बोले ये हेडमास्टर साहब 1,000 रुपया से चलाते थे, फिर भी उनका घर नहीं चलता था, उधार लेना पड़ता था। जब से उनकी माँ ने संभाला तो अभी सब ठीक है, कर्जदार भी नहीं है, तो वो चलाना आना चाहिए, कैसे चलाना है, कैसे करना है। तो जैसे कि उनके घर में लक्ष्मी आ गई, वो हेडमास्टर का एग्जाम्पल देते, तो भाईजान ये गुरूर दिल से निकाल डालोगे तुम मेरे समीप आ गए और सतम, मतलब ये दिल में से घमंड निकाल दो कि अब तुम मेरे क्लास में आ गए, अब तुम मेरे बराबर हो गए हो और आजाद हो गए हो।
मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। बोलते कि मेरे रहते मैं जब तक हूँ तब तक तुम गलत रास्ता में नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। बोलता है, अगर तुम मेरे बात से नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ भी तुमको मार सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही। बोलते आज तुमको मेरा बात जहर लग रहा, पॉइजन जैसा लग रहा है। मैं उसकी इस नई युक्ति के नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न। बोलते अब लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि किस तरह से भाई साहब ने उनको समझाया। आज उनके भाई साहब के आगे उनका सर झुक गया और आज उनको शर्म आता है। जब बड़े हो गए तो शर्म आता है कि कैसा वो छोटी सोच रखता था पहले। और अपने भाई साहब के प्रति उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई। मेरे सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं। तब उनको पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने मतलब कि उनको एहसास हुआ भाई साहब को, छोटे भाई को। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा मैं नहीं करूँगा। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार। तो वो अपने भैया को कहता हाँ आप जो सही कह रहे हैं और आपको हमेशा कहने का अधिकार है क्योंकि उसके बड़े भाई हैं। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मैं कनकैया उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी चीज लल जाता है, लेकिन क्या करूं तुम खुद बेराह चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, ये कर्तव्य तो मेरे सिर है। तो उसके भैया जब वो बोलता नहीं भाई साहब मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो छोटे भाई बोलता है तो बड़े भाई साहब उसको गले लगा लेता और कहता है क्या मेरा मन नहीं करता कनकोए पतंग उड़ाने का, मेरा भी मन करता है मैं भी पतंग उड़ा, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैं गलत रास्ता में चलूंगा तो फिर तुम भी तो गलत रास्ते में चलोगे तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा, फिर तुमको मैं कैसे सही राह में दिखाऊंगा, तुम तो यही बोलोगे आप भी कर रहे हो। तो वही है। तो क्योंकि ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम मेरे छोटे हो, छोटे भाई को सही राह में चलाना तो बड़े भाई का कर्तव्य है ना। तो ये उसके बड़े भाई साहब बोलते हैं। संयोग से उसी वक्त एक काटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटकी रही, लड़कों की एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे है ही उछल कर उसने डोर पकड़ लिया और बेखता सा हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ी। मैं पीछे पीछे दौड़। और उसके बाद एक ऊपर से एक पतंग आया और उसके बड़े भाई साहब लंबे, उसने उस डोर को पकड़ लिया। और पीछे से लड़का का जो ग्रुप था वो दौड़ के आ रहा था और उसके बड़े भाई साहब लंबे थे तो उन्होंने पकड़ लिया और लेकर दोनों हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। तो इस तरह ये कहानी एक छोटे भाई को बड़े भाई साहब उपदेश देते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। इस पाठ के द्वारा हम भी सीखते हैं बड़ों का कैसे हमें मान करना चाहिए। बड़े अगर हमें समझाते हैं तो उसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए। वो हमारे जीवन में काम आते हैं, वो उनका अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर कहते हैं। जब आप खुद बड़े बन जाओगे तो अपने छोटे भाई बहन को आप भी वही चीज समझाओगे। तो इसका प्रश्न उत्तर का भी मैं अलग वीडियो दे दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।